1000 रुपए जो कपड़ा इसने लिया वो 900 रुपए कपड़ा लेगा, 100 रुपए वहां भी बचा लेगा। अच्छा, बाल बच्चे अगर स्कूल स्कूल जाते हैं और अगर मान लो उसका 2-3 हजार रुपए खर्चा है, मान लो 3 हजार खर्चा है और ये आदमी पूरा 3 हजार रुपए खर्च कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएगा, ऐसा स्कूल ढूंढेगा 200-300 रुपए वहां भी बचा ले। मतलब ये वाला आदमी जो है जहां भी खर्च करेगा, जहां भी चीजें जो भी खरीद रहा है वहां थोड़ा मोड़ा बचा लेगा। ये हमारा पैसा अंडा तो देता है, अंडा देता है, लेकिन उस अंडे को एक राक्षस लेके भाग जाता है। अब 1 लाख में स्प्लेंडर मिलता है और अच्छी बाइक तो छोड़ो, जो अच्छी बाइक है वो और महंगा हो गया। तो इसका मतलब जो 2025 में मेरे को 1 लाख रुपए मिला, जो मैंने 50,000 उधर डाला था, 2025 में 1 लाख मिला। अब मैं और अच्छी बाइक लूंगा, पता चले भैया स्प्लेंडर हाथ में आएगा अभी भी। मतलब 2010 में 50,000 लगा रहा था और अब 1 लाख लगा रहा हूं। उस 2010 में 50,000 में स्प्लेंडर हाथ आ रहा था, आज 1 लाख लगाने के बावजूद भी स्प्लेंडर हाथ में आ रहा है। भैया मान लो कोई 10,000 रुपये कमा रहा है, 10,000 रुपये उसका राशन पानी का 2,000 का खर्चा है, तो 2,000 रुपये उठा करके दे दिया राशन पानी वाले को, उससे चावल दाल आटा नमक तेल मंजन वो सब उठा लाया। मतलब 2,000 रुपये उसको दिया और बदले में कुछ कुछ चीज़ें उठा ली। कुछ कपड़े लत्ते खरीदने हैं, मान लो 1,000 रुपये कपड़े खरीदने हैं सबके मिला करके, तो 1,000 रुपये दुकान वाले को दिया और बदले में कपड़ा उठा रहा है 1,000 रुपये का। तो सर ज़्यादातर लोग हम पैसे जो कमाते हैं उससे कुछ ना कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे ज़रूरत की चीज़ हो, चाहे शौक की चीज़ हो, किसी भी चीज़ को। मतलब हम अपने पैसे को किसी और को देते हैं और बदले में उससे चीज़ ले लेते हैं। तो हमारे पास तो पैसा बचा ही नहीं जो कि हम ऐसी जगह डालें कि वो पैसा अंडा दे। अरे पैसा इतना है, कमाई कहाँ है जो हम पैसा बचा लें और डालें उधर। ठीक है, समझाता हूँ बस बचत कैसे होती है। होता क्या है कि ऐसे ही एक आदमी, उसकी भी सैलरी अगर 10,000 रुपये है, सर 2,000 रुपये उसका भी अगर राशन पानी का खर्चा है, वो क्या करेगा मालूम? वो 2,000 नहीं 1,800 में खर्चा करेगा। 2,000 1,800 में कितना ही फर्क पड़ जाएगा उसके राशन पानी में, थोड़ा सा कुछ ग्राम इधर उधर पड़ेगा आटा आटा, वो 1,800 में चला जाएगा, 200 रुपये बचा लेगा। 1,000 रुपये जो कपड़ा इसने लिया वो 900 रुपये कपड़ा लेगा, 100 रुपये वहाँ भी बचा लेगा। अच्छा, बाल बच्चे अगर स्कूल स्कूल जाते हैं और अगर मान लो उसका 2-3 हजार रुपये खर्चा है, मान लो 3,000 खर्चा है और ये आदमी पूरा 3,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएगा या ऐसा स्कूल ढूंढेगा 200-300 रुपये वहाँ भी बचा ले। मतलब ये वाला आदमी जो है जहाँ भी खर्च करेगा, जहाँ भी चीज़ें जो भी खरीद रहा है वहाँ थोड़ा मोड़ा बचा लेगा। ये हर कैटेगरी की चीज़ में से हम अपने घर में जितनी भी चीज़ खरीदते हैं, हर कैटेगरी की चीज़ में थोड़ा थोड़ा बचाता है। ये आदमी क्या बोलेगा, अरे क्या 100-200 रुपये बचा कर क्या ही उखाड़ लोगे, हैं खर्चो, अच्छी जगह अच्छे से खाओ पियो, अच्छे स्कूल में डालो, अच्छा कपड़ा पहनो। लेकिन ये आदमी क्या कहता है, 100-200 बचाने से बहुत कुछ होगा, आगे पता चलेगा। वो हर चीज़ में 100 बचा लेगा, किसी में 50 बचा लेगा, किसी में 200 चीज़ बचा लेगा, किसी में 500 बचा लेगा, थोड़ा 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 करके बचाता रहेगा। और महीने के अंत में वो देखता है कि ठीक ठाक बच गया भैया, 2-3 हजार रुपये अलग से हो गया है। तो उसने क्या किया, पैसा अपने पास ले लिया। अब वो इस पैसे को ऐसी जगह डालेगा जहां पैसा क्या दे, अंडा दे। ठीक, अब ये जगह जो है ना, इसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। उस जगह पर डालना मतलब हम पैसे को इन्वेस्ट करना। अब सवाल आता है, डालने की कौन सी जगह है भैया? देखो, डालने की बहुत सारी जगह है। एक आम आदमी की नज़रों में सबसे पहली जगह जो आती है, हमने जब नौकरी चाकरी पहली बार पकड़े थे, पापा का फ़ोन आया था, अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई है, हमको तुम 3,000 रुपये महीना भेजना शुरू करो, तुम्हारा पैसा में LIC में डालेंगे। ऐसा आपको भी आया क्या? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम लोग के पापा लोगों का जो है एक ही इन्वेस्टमेंट है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट, LIC में पैसा डालो। बुरा नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बैंक में रखते हैं, कुछ लोग FD करते हैं, कुछ लोग रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, कुछ लोग LIC में डालते हैं, कुछ लोग कोई पॉलिसी खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है मालूम? हमारा पैसा अंडा तो देता है, अंडा देता है, लेकिन उस अंडे को एक राक्षस लेके भाग जाता है। हमारे पैसे ने अंडा दिया, राक्षस लेके भागा, फिर हमारे पैसे ने फिर अंडा दिया, फिर राक्षस लेके भागा, फिर हमारे पैसे ने फिर अंडा दिया, फिर राक्षस लेके भागा। मतलब हम कहीं 100 रुपये अगर डाले हैं तो कई सालों तक सिर्फ 100 ही रुपये रह जाता है। हम इंतजार में, हमारा पैसा अंडा दिया होगा, बड़ा होगा, लेकिन अंडवा कुछ देवे नहीं किया, वो 100 का 100 ही रह गया। 5 साल भी 100 ही रुपये है, 10 साल बाद भी 100 ही रुपये है। वो अंडा हो क्या रहा है? अंडा दे तो रहा है पैसा, लेकिन राक्षस लेके भाग जा रहा है, हमारे हिस्से कुछ नहीं आ रहा। वो राक्षस कौन है मालूम? महंगाई, इन्फ्लेशन। वो पीपली लाइव का गाना सुने हो, महंगाई डायन खाई जाते हैं। उधर डायन, इधर राक्षस, चाहे राक्षस बोलो डायन बोलो,
ये आपके उस अंडे को खा जाती है। अब दिक्कत ये हो रहा है, जब अंडा सारा खा लिया जा रहा है तो पैसा हमारा बढ़ नहीं रहा है, तो क्या करें? समझाता हूँ कि महंगाई क्या राक्षस है, कैसा राक्षस है, कैसे काम करता है। सर 2010 में ना मेरे पास स्प्लेंडर था। स्प्लेंडर हमने खरीदा था 2010 में, 2010 या 2009 में आसपास खरीदा था और 50,000 रुपये के आसपास खरीदा था। अब उस समय सोचो कि मैं स्प्लेंडर ना खरीद करके वो 50,000 रुपये बचा देता, कहीं इन्वेस्ट कर देता, कहीं LIC बैंक FD कहीं कुछ कर देता, और आज 2025 जो आने वाला है, 2025 में मैं सोचता, कोई प्लान मैंने खरीद लिया, मान लो कोई पॉलिसी खरीद लिया और मुझे बोला जाता कि आज डालो 50,000 रुपये और 1 लाख रुपए हो जाएंगे, तो 1 लाख का तुम कुछ बड़ा बाइक खरीद लेना, स्प्लेंडर से ज़्यादा महंगी बाइक खरीद लेना। तो ठीक है, हमने मान लिया। हालांकि इस एग्जाम्पल में रियलिटी थोड़ी कम दिख रही होगी आपको, लेकिन अजम्पशन है, मान लो ना, समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 50,000 रुपये 2010 में इन्वेस्ट कर दिया कि 2025 में निकालेंगे भैया 1 लाख हो जाएगा हमारा डबल, और 1 लाख से हम ज़्यादा कोई महंगी बाइक लेंगे और अच्छी बाइक लेंगे, स्प्लेंडर थोड़ी लेंगे। लेकिन 2025 आते आते क्या हुआ सर, वह स्प्लेंडर का दमवा हो गया 1 लाख रुपया। अब 1 लाख में स्प्लेंडर मिलता है, और अच्छी बाइक तो छोड़ो, जो अच्छी बाइक है वो और महंगा हो गया। तो इसका मतलब जो 2025 में मेरे को 1 लाख रुपये मिला, जो मैंने 50,000 उधर डाला था, 2025 में 1 लाख मिला, कब मैं और अच्छी बाइक लूँगा, पता चले भैया स्प्लेंडर हाथ में आएगा अभी भी। मतलब 2010 में 50,000 लगा रहा था और अब 1 लाख लगा रहा हूँ। उस 2010 में 50,000 में स्प्लेंडर हाथ आ रहा था, आज 1 लाख लगाने के बावजूद भी स्प्लेंडर ही हाथ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्प्लेंडर की कीमत बढ़ गई, स्प्लेंडर महंगाई बढ़ गई। ऐसे ही महंगाई हर चीज़ में बढ़ती है, हर एक चीज़ में। पैर के नाखून से सर के बाल तक इस्तेमाल होने वाली जितनी चीज़ें हैं, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती है। तो अब वो आदमी जिसने मेरे को बोला कि 2010 में 50,000 डाल 1 लाख होगा, तो उसने बेवकूफ़ बना दिया ना मेरे को। 1 लाख होने के बावजूद भी मैं कुछ उखाड़ ही नहीं पाया। क्या हुआ? अरे 1 लाख में वही चीज़ मैं खरीद रहा हूँ जो 2010 में खरीद पा रहा था मैं। तो क्या मेरा पैसा डबल हुआ? हाँ, डबल तो हुआ, लेकिन उस डबल होने का कोई फ़ायदा मिला मुझे? कुछ फ़ायदा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उस 1 लाख से भी वही चीज़ मैं खरीद पा रहा हूँ भैया जो 2010 में खरीद पा रहा था। कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ तो मैं खरीद ही नहीं पा रहा, क्योंकि अच्छी चीज़ और ज़्यादा महंगी हो गई। इसी को कहते हैं महंगाई नामक राक्षस। पैसा आपका बढ़ता है, लेकिन बढ़े हुए पैसे को कौन खा गया? महंगाई नामक राक्षस। तो पैसा आपको लगता है कि डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, लेकिन हुआ नहीं। महंगाई भी डबल हो गई उसके साथ साथ। जितने साल में पैसा आपका ट्रिपल हुआ, महंगाई भी ट्रिपल हो गई। तो महंगाई नामक डायन खाई जात है, ये वही वाली महंगाई है। तो पैसा क्या अंडा दिया, लेकिन अंडे का हमको कुछ मिला नहीं मिला, तो हमारा पैसा वहीं का वहीं रहा। तो इसका मतलब 2010 का 50,000 और 2025 का 1 लाख इक्वल टू बराबर। दोनों की औकात बराबर, बिल्कुल बराबर। फायदा कब होता? जब उस समय का 50,000 2025 में कम से कम 1.5 लाख हो जाता, तब मेरा फायदा। क्योंकि स्प्लेंडर तो 1 ही लाख में मिल रहा है, 50,000 मेरा बच जाता, या 1.5 लाख में और अच्छी बाइक ले पाता। फायदा कब होता? जब वो 50,000 2 लाख बन जाता, वो 50,000 2.5 लाख बन जाता, वो 50,000 3 लाख बन जाता, तब फायदा, तब हुआ फायदा। तो सवाल उठता है हम कहाँ डालें पैसा कि मेरा पैसा ज़्यादा बढ़े, है ना? सवाल यही है ना सर। LIC बैंक या कोई पॉलिसी बुरा नहीं है, सबके अपने अलग अलग रिलेवेंस हैं, बुरा मैं नहीं कह रहा किसी को, लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट ये कुछ अच्छे ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एज ए इन्वेस्टमेंट आप देखोगे 5-6% से ज़्यादा आपको मिलता नहीं है, और वही 5-6% महंगाई बढ़ रही है। मतलब इधर आपका पैसा बढ़ रहा है 6% के दर से हर साल। आज 1 लाख अगर डाले किसी चीज़ में, तो अगले साल वो 1,06,000 हो गया। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे 6,000 बढ़ गया मेरा पैसा एक ही साल में। लेकिन इधर महंगाई भी तो 6% भाग गई। तो आपका 1,06,000 में क्या खरीदोगे? वही जो पिछले साल 1 लाख में खरीद रहे थे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। अच्छा, अगले साल 1,06,000 का पता चले 1,10,000 हो गया, अरे मेरा पैसा 1,06,000 से 10 हो गया। लेकिन अगले साल पता चला महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ गई, तो 1,10,000 में क्या खरीदोगे? वही जो पिछले साल 1,06,000 में खरीद रहे थे। कोई फायदा नहीं फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट का। क्या फायदा ऐसे इन्वेस्टमेंट का? ऐसे इन्वेस्टमेंट का मर बेवकूफ़ बन रहे हो। फिर कहाँ डालें सर? ऐसी जगह हमको पैसा डालना चाहिए जहां पर ये जो महंगाई का दर है, हर महंगाई का भी दर होता है,
अभी देखो गूगल करोगे ना इन्फ्लेशन रेट, आप गूगल में लिखोगे तो आपको रेट मिल जाएगा 6%, 7%, 5.5% के आसपास का रेट मिलेगा। हर साल ये बदलता रहता है। तो हम अगर 6% मान लें महंगाई हर साल अगर बढ़ रही है, तो हमको पैसा ऐसी जगह डालना पड़ेगा जहां कम से कम 7% से ऊपर या 8% से ऊपर या 10% से ऊपर या 12% से ऊपर मेरे को रिटर्न मिले। मतलब ऊपर जितना ज़्यादा, 12 मिले, 15 मिले, 20 मिले, जितना ज़्यादा मिले उतना अच्छा है। फिर ये महंगाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि महंगाई तो 6% वाला पैसा लेके जाएगा, लेकिन उसके ऊपर का पैसा तो मेरा रह जाएगा ना वहाँ पे। अब जो रह गया उस जगह पर जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया वहाँ पे रह गया ना बाकी पैसा, और जो रह गया अब वो अंडा देगा, और अंडा देगा तो अंडा क्या और बड़ा होगा, फिर वो अंडा देगा, फिर वो और बड़ा होगा, क्योंकि महंगाई का फिक्स है, उसको तो 6% लेके जाना है। मान लो मेरे पैसे ने 10% रिटर्न दिया, हाँ मेरे पैसे ने 10% रिटर्न दिया, 6% तो महंगाई लेके गया, लेकिन 4% तो वहाँ रुक गया ना, वो 4% बढ़ेगा, वो अंडा देगा। मान लो मेरे पैसे ने 15% रिटर्न दिया साल का, तो महंगाई तो 6% लेके गया अपना, महंगाई नामक डायन, महंगाई नामक राक्षस। बाकी जो कितना परसेंट हो गया, 8%, 9% जो एक्स्ट्रा हुआ 9% मेरा बढ़ेगा। कौन सी ऐसी जगह है भैया जो इतना हमको मिलेगा रिटर्न 10%, 12%, 15%? एक ही जगह है। वैसे जगह तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक आम आदमी जहाँ कर पाए, जहाँ थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर पाए, वो जगह है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट सुनते ही बहुत सारे लोगों का एंटीना खड़ा हो जाता है। ये वही जहाँ जुआ होता है, ये वही जहाँ पैसा डूब जाता है लोगों का, ये वही जहाँ लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग कंगाल हो जाते हैं, ये वही स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की बात कर रहे हो। बहुत सुने हैं। तुम आज क्या बताओगे? हम 2001 से जानते हैं, आज आए हो बड़ा बताने शेयर मार्केट जुआ वाला काम करवाओगे हमसे। पागल ऐसे, मेरा LIC ठीक है, मेरा FD ठीक है, मेरा पोस्ट ऑफिस ठीक है, मेरा EPF में पैसा डालना ठीक है, PPF में पैसा डालना ठीक है, सुकन्या निधि योजना में ठीक है, या सरकारी कोई भी योजना में ठीक है। स्टॉक मार्केट का बात मत करना मेरे से, पैसा डूब जाता है वहाँ पे। ये जो सज्जन कह रहे हैं, कह तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन ये जो बात है बिल्कुल सही है, 100% सही है। पैसा डूबता भी है सर, कई लोगों ने सुसाइड किए हैं, पैसा लॉस भी होता है, पैसा रिटर्न तो छोड़ो, पैसा खत्म हो जाता है जो भी डाले। लेकिन किन लोगों का होता है सर? उन लोगों का होता है जो इसको जुए की तरह करते हैं। जुए की तरह? ये कौन सी तरह, कैसे होता है? समझाता हूँ। मान लो कोई बिजनेस आप कर रहे हो, साड़ी का दुकान आपने खोलना है, मान लो साड़ी का दुकान कहीं खोलना है। अच्छा, साड़ी का दुकान आपके पास 20 लाख रुपए था, अब 20 लाख लगा के आपने साड़ी का दुकान किसी भी एरिया में खोल लिया, बिना ये एनालिसिस किए क्या वहाँ पे औरतें आएंगी साड़ी खरीदने? ऐसी जगह है वो? क्या उस जगह पर साड़ी का दुकान चलेगा? क्या वहाँ आसपास ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर औरत वहाँ पे जाकर के प्रेफर करेगी साड़ी वाड़ी खरीदना? बिना एनालिसिस किए 20 लाख रुपया था, लगा दिया, साड़ी का दुकान खोल दिया, अब तो चलेगा ही। लेकिन भैया 2 महीना हो गया, पता चला 2-3 कस्टमर्स ज़्यादा आई भी नहीं किया है, उससे ज़्यादा अपना रेंट डाला जा रहा है, मेंटेनेंस चला जा रहा है, 2 महीने बाद शटर गिरा दिया, बंद। उसके बाद अपनी राय क्या बनेगी? साड़ी का बिजनेस बहुत ख़राब है, साड़ी का बिजनेस चलता ही नहीं है। वो आदमी तो यही राय बनाएगा ना, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा? इस शहर में साड़ी का बिजनेस चलता ही नहीं है, चलेगा ही नहीं, मैंने करके देख लिया, होगा ही नहीं। अरे चचा बेवकूफ़, गलती साड़ी के बिजनेस का नहीं था, गलती तुम्हारी थी कि तुमने एनालिसिस नहीं किया पहले कि हो सकता है वो जगह ठीक थी कि नहीं थी, वहाँ पर डिमांड है कि नहीं है। तुमने एनालिसिस नहीं किया और 20 लाख रुपए में आग लगा दिया अपना, तो गलती तुम्हारी है चाचा, साड़ी के बिजनेस की नहीं है। सर यही चीज़ स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा लगाना होता है, लगा दो। ऐसे थोड़ी भैया कहीं भी डाल दोगे, किसी भी शेयर में डाल दोगे, किसी भी जगह डाल दोगे तो डूबना तो तय है, तो डूबना तो तय है। फिर तुम कितना भी डाल लो। आदमी पेनी स्टॉक ढूंढता है, 1 रुपये वाला स्टॉक ढूंढो, 1 रुपये वाला स्टॉक। कौन सा 3000 का स्टॉक? नहीं बहुत महंगा है, नहीं 1 रुपये वाला ढूंढो, 2 रुपये वाला ढूंढो। उसमें अच्छा जाएगा भी कितना जाएगा? 2 ही रुपये जाएगा ना। तो ऐसे आदमी का पक्का 2 रुपये जाता है, पक्का 1 रुपये जाता है। थोड़ी एनालिसिस कर लेते, ढंग के स्टॉक ढूंढ लेते। अब कहे हमारा भाई हमको टाइम नहीं है ढंग के स्टॉक ढूंढने का, हम तो बहुत बिजी आदमी है, मेरा नौकरी है, पूरे 25,000 रुपये मिलते हैं मुझे, नौकरी पेशे वाला आदमी हूँ, बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं है। तुम कहाँ स्टॉक मार्केट में स्टॉक ढूंढने की बात कर रहे हो, शेयर को एनालाइज करने की बात है, उतना टाइम नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसे ही लोगों के लिए है म्यूचुअल फंड,
ऐसे ही लोगों के लिए है एसआईपी। जब आपको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है और आप समझ लेना भी नहीं चाहते, जब आपके पास समय नहीं है, या आलसी हो या निकम्मे हो या कुछ भी हो, ज़्यादा समय नहीं लगाना हमको सीखने में, तो ऐसे ही आदमी के लिए एसआईपी है। अभी समझ में आ रहा है? अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब क्या करें? ऐसे आदमी के लिए है। कहाँ मिलता है एसआईपी? बताओ कितना डालना है? ऐसे नहीं भैया, थोड़ा समझ इसमें भी चाहिए, थोड़ी बहुत तो जानकारी इसमें भी लेनी पड़ेगी। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको मास्टर नहीं बनना है, गुरु घंटाल नहीं बनना है शेयर का, हल्की फुल्की जानकारी लेना यहाँ भी पड़ेगा। अच्छा, पहले समझाता हूँ म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, ज़रा ये भी समझाता हूँ। अब कभी कमेटी वमेटी खेले हो? होता क्या है, मोहल्ले में कई सारे लोग मिल करके किसी एक जगह पर किसी एक आदमी को अलग अलग थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, और हर आदमी को कुछ समय बाद कुछ ज़्यादा पैसा रिटर्न में मिलता है। या फिर गुल्लक का एग्जाम्पल, घर में कुड़िया जो रखता है, पापा 10 रुपये डाल दे, मम्मी 10 रुपये डाल दे, इसको भी डाल दे। पता चले चिंटुआ को जब साइकिल लेना है तो कुड़िया फोड़ा गया, गुल्लक फोड़ा गया, ये चिंटुआ के लिए साइकिल का पैसा तैयार है। ऐसे ही एक गुल्लक है, ऐसा ही एक गुल्लक है। उस गुल्लक में तो घर के सारे लोग डाल रहे थे, मम्मी पापा भाई बहन पैसे डाल रहे थे, बट यहाँ जो गुल्लक का साइज़ है बहुत बड़ा साइज़ है, यहाँ पूरे देश के लोग पैसे डालते हैं। क्या होता है? पूरे देश के लोग पैसे डालते हैं। पूरे देश के लोग कैसे डालेंगे? अरे ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया अब तो, ऑनलाइन सब बाद में बताऊंगा, वो सब वेबसाइट सब है, वहाँ पे जाके डालना होता है। कितना डालना होता है? 100 रुपये महीना, 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, लाख रुपये महीना, 2 लाख रुपये महीना, जितनी मर्जी उतना डाल सकते हो। 100 रुपये शुरू हो जाता है, 100 रुपये महीना, 100 रुपये महीना, हाँ 100 रुपये महीना, ठीक। अब गुल्लक है, पूरे देश से लोग डालते हैं। कहीं से कोई आदमी 100 रुपये महीना डाल रहा है, कहीं से कोई 500 रुपये महीना, कोई 5 लाख रुपये महीना, कोई 5 करोड़ रुपये महीना। 5 करोड़ रुपये महीना कम होगा, लेकिन होगा कोई तो अलग अलग। तो कितना फंड जमा हो जाएगा एक ही महीने में? बहुत बड़ा फंड जरूर जमा हो जाएगा। अब ऐसा हर महीना हो रहा है तो मतलब बहुत मोटा फंड जमा हो रहा है। अब इस सारे फंड को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, अच्छे अच्छे शेयर खरीदने में इन्वेस्ट किया जाता है। आप कहोगे शेयर खरीदने में इन्वेस्ट हो रहा है मतलब डूब सकता है पैसा? हाँ डूब सकता है, ठीक है, लेकिन डूबने के चांसेस कितने हैं? थोड़े कम है। क्यों? क्योंकि ये आदमी, एक आदमी जो गुल्लक लेके बैठा है, जो आपका पैसा लेके बैठा है, आपका तो 100 ही रुपये महीना है, लेकिन किसी का ज़्यादा है तो उसके पास जो हजारों करोड़ों रुपए जमा हुआ है, मान लो 1000 करोड़ रुपए जमा हो गया, वो 1000 रुपये करोड़ में, 1000 करोड़ में आपका भी 100 रुपये महीना था, उसका डूबने का जो बहुत टेंशन है आपको, भैया 1000 करोड़ है पूरा। इस 1000 करोड़ को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। कौन करता है? एक्सपर्ट, जिसको एक्सपीरियंस है सालों का, 15 साल 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा आदमी, ऐसा ग्रुप मिलकर के वो इन्वेस्ट करता है। अब सोच के देखो, आप ऐसे एक्सपीरियंस आदमी को अगर हायर करोगे अपने लिए, अपना 100 रुपये महीना इन्वेस्ट कराने के लिए, कि भाई मेरा 100 रुपये महीना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, जरा एनालाइज करके ढंग की जगह पर। 5 लाख रुपये महीना तो उसका सैलरी होगा, पहले दे पाओगे? तुमको 100 रुपये महीना इन्वेस्ट करना है तो 5 लाख रुपये महीना उसका सैलरी दे पाओगे? नहीं ना। इसीलिए म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां, कई सारी म्यूचुअल फंड की कंपनियां होती हैं, इनको हायर करती हैं कि भाई ये 1000 करोड़ का फंड आया है पूरे देश से, अब इसको तुम ढंग का एनालाइज करके डालो। अब ये पूरी एनालिसिस करके, जिनका इतना एक्सपीरियंस होता है, पूरा समय लगा के, ऐसे ही नहीं 20 लाख रुपए है तो साड़ी का दुकान खोल दे, वो हरकत नहीं करते ये। पूरा एनालिसिस करके शेयर मार्केट में आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इनके ऊपर भी प्रेशर है, भैया रिटर्न निकाल के देना है लोगों को, जिसका जितना पैसा है। अब जिसका जितना पैसा है उस अनुपात में जो भी पैसा बढ़ता है आप निकाल सकते हो कभी भी, आपकी मर्जी के हिसाब से। यही होता है म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में जो हर महीने हम पैसा डालते हैं अपनी मर्जी का, 100 रुपये महीना, 200 रुपये महीना, 500 रुपये महीना, जितना भी, उसको कहते हैं SIP। ये जो प्रोसेस है पैसा डालने का हर महीना, इसको कहते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक ऐसा प्लान जो हम सिस्टमैटिक बना दिए हैं हर महीना इन्वेस्टमेंट करने का, इसको बोलते हैं SIP। और जो पैसा जहां जा रहा है, जिस फंड में, जो गुल्लक, मान लो एक गुल्लक जो पूरा देश जिस पर पैसा डाल रहा है, वो गुल्लक को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक, इतना समझ में आया? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए क्या समझा रहे हो। गजब, एकदम किसी को भी समझ में आ जाए, गजब समझाया, ऐसा लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, तो लिख के बताइए जल्दी, तब मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे भी पता चले कि समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ चलो अब पढ़ लिया, ठीक है, समझ आ गया।